Yes. How are you? Very good afternoon to all my dear students. Let's go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is made for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video should be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Okay, now moving forward, guys, what are the topics that we have discussed in the last session? May I have the answers, please? Yes, guys, what are the topics that we have discussed in the last session? Guys, any answers from your side? Okay, so in the last session, we have done with the tangible assets, intangible assets, and organizational capabilities. Guys, are you there? Okay, now moving to the next one, that is what makes a resource valuable. आज कोई भी कंपनी होगी
उसके पास कई सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होंगे। कुछ कंपनीज के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, कुछ कंपनीज के पास कम रिसोर्सेज होंगे, बट यस सभी कंपनी के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बट नाउ व्हाट मेक्स अ रिसोर्स वैल्यूएबल, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल कैसे बन सकते हैं? सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंपेटिटिव सुपीरियोरिटी। वॉट एवर द रिसोर्सेज आपके वॉट एवर द रिसोर्सेज यू डू हैव, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है क्या वो आपके कंपटीटर से ज्यादा या तो बढ़िया तरीके से आपके कस्टमर्स की नीड फुलफिल कर रहे हैं? इफ यस, then we can say that your resources are valuable. So the competitive superiority means, does the resource help fulfill a customer's need better than those of the firm's competitors? आपके कंपटीटर से भी ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसको फुलफिल कर रहे हो? इफ यस एंड यू आर एबल टू डू इट, देन वी कैन से यस आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। देन द रिसोर्स स्कैरसिटी इज द रिसोर्स इन शॉर्ट सप्लाई। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है क्या वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है? जो रिसोर्सेज आपके पास है क्या वही रिसोर्सेज दूसरे लोगों के पास भी है? सो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कितनी मात्रा में रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, दैट वी नीड टू चेक इट आउट। एंड अगर जो रिसोर्सेज आपके पास है वो सभी के पास है, देन इट्स ऑफ नो यूज, तो आपके रिसोर्सेज वैल्यूएबल नहीं है। आपके पास जो रिसोर्सेज है वो शॉर्ट सप्लाई में है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यस आपके रिसोर्सेज वैल्यूएबल है। जैसे कि क्रूड ऑयल जो है वो काफी वैल्यूएबल है एंड उसका लिमिटेड सप्लाई जो है वो है, तो वी कैन सी दैट रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में है एंड वो काफी अच्छी बात है, बिजनेस के लिए वो अच्छी बात है। सो जितने रिसोर्स की स्केर्सिटी होगी उतनी ही आपकी कंपनी जो है वो मार्केट में से उसका एडवांटेज जो है वो ले पाएगी। देन इनइमिटेबिलिटी, क्या आपके रिसोर्स जो है वो इजीली कॉपी कर पाए जा सकते हैं? जैसे कि आज मैं बोलूँ कि ताज ग्रुप है, टाटा होटल्स जो है, ताज होटल्स जो है मुंबई में, तो उसको कोई इजीली एक्वायर नहीं कर सकता है, उसको कोई इजीली कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास बढ़िया लोकेशन का एडवांटेज है दैट नो वन कैन रिप्लेस। तो वी कैन से दैट यस अगर आपके रिसोर्सेज आपका जो कंपटीटर है वो इजीली कॉपी कर पाएगा, देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस। अगर वो इजीली कॉपी नहीं कर पाता है, देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो इज द रिसोर्स इजीली कॉपीड और एक्वायर्ड? So in that, isolating mechanisms will be there that will make your resources difficult to imitate. Now, isolating mechanism क्या है? ये वो mechanism है जो आपके resources को आपके competitor के resources से अलग प्रूव करता है और different बना के रखता है और easily copy ना हो सके ऐसा बना के रखता है। अब उसमें क्या क्या है? Let's see isolating mechanism में physically unique resources, like resources are virtually impossible to imitate, जैसे कि one kind of location जो मैंने आपको बताया ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मुंबई में जो है वो, अगर कोई पैसे वाला आदमी इवन मुकेश धीरूभाई अंबानी उसको रिप्लेस करना चाहता है, उसको कॉपी करना चाहता है, उसको एक्वायर करना चाहता है, तो सामने वाले की मर्जी के बिना वो नहीं कर पाएगा। So real estate location, mineral rights, patents, trademarks, copyrights and many more things जो कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता है, and that's why your resources are considered as one of the unique. Then path dependent resources, like ऐसे resources जिसको बनाने में काफी टाइम लगा हो, जिसको मेंटेन करने में काफी खर्चा भी हुआ हो एंड जिसकी वजह से आपकी कंपनी जो है वो आज ऊंचाइयों पे है। So path dependent resources that must be created over time in a manner that is frequently very expensive and always difficult to accelerate. जैसे कि कोका कोला का ब्रांड नेम, ये 1-2 साल में ब्रांड नेम नहीं बना है, उसको बनने में काफी लंबा टाइम लगा है। डेल कंप्यूटर की ऑनलाइन सिस्टम जो ऑनलाइन वो लोग सेल करते थे, डायरेक्ट सेल्स करते थे काफी सालों पहले, तो वो सिस्टम ऐसे ही डेवलप नहीं हुई है, वो रिसोर्सेज ऐसे ही डेवलप नहीं हुए जो काफी एक्सपेंसिव थे।
जैसे कि जॉनसन बेबी की रेप्यूटेशन फॉर क्वालिटी। आज जॉनसन की कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे, नो डाउट उसमें कई सारे इश्यूज हुए थे, केएसपी हुआ था एंड कैंसर हो सके, स्किन इश्यूज हो सके, ऐसा भी कुछ था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज भी जो जॉनसन बेबी की रेप्यूटेशन है वो काफी अच्छी है मार्केट में। सो ऐसी चीजें जो है वो आपको मार्केट में बनाए रखेंगी। देन कैजुअल एम्बिग्यूटी, वहां पे आप क्या कर रहे हो वो आपके कंपटीटर्स को पता नहीं है, बट फिर भी आपकी कंपनी काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है एंड कंपटीटर ये सोच रहा है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, अभी कल इसका सेल्स 100 करोड़ का था, 2 साल में इसका सेल्स जो है 500 करोड़ का हो गया, तो व्हाट एग्जैक्टली ही हैज डन। तो आपका कंपटीटर जो है वो एक एम्बिग्यूटी में आ जाएगा कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, जिसका एग्जांपल है रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉकेट सेल मूवी अगर आपने देखी होगी रणबीर कपूर की, जिसमें वो दिखा रहा है कि भाई वो कैसे आगे बढ़ रहा है और उसके कंपटीटर्स को मालूम भी नहीं पड़ता कि वो कितना आगे बढ़ गया। So this is what we can consider as casual ambiguity. Spelling mistake, it's casual ambiguity. Then economic deterrence. This usually involves large capital investment in capacity to provide products or services in a given market that are scale sensitive. इंडिया का मार्केट जो है वो स्केल सेंसिटिव है। आप एस की पेन इस्तेमाल कर रहे हो, ₹2.5 की आती है, उनसे बढ़िया पेन या तो उसके जैसी ही पेन अगर आपको कोई 2.25 में देगा तो आप पहले वो लोगे, उसके जैसी ही पेन अगर आपको कोई तीसरा आके ₹2 में देता है तो आप वो लोगे। तो स्केल सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव बोल सकते हो, स्केल सेंसिटिव बोल सकते हो, क्वालिटी सेंसिटिव बोल सकते हो एंड मेनी मोर थिंग। तो आज कोई बड़ा प्लेयर जो है वो मार्केट में आ जाता है काफी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वहां पे इश्यू हो सकता है, स्केल सेंसिटिव मार्केट में इश्यू हो सकता है, क्योंकि लोग जो है वो सस्ती चीजें आसानी से एडॉप्ट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहां पे अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है, ऐसी कोई कैपेबिलिटीज है, तो वो भी कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा, जैसे कि रिलायंस जियो ने किया, लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आया एंड सबको फ्री में दे दिया, क्योंकि इंडिया का मार्केट जो है वो स्केल सेंसिटिव था एंड दैट्स व्हाई रिजल्ट आज आपके सामने है। सो इकोनॉमिक डिटेरेंस जिसकी वजह से वो हो जाएगा। देन रिसोर्स इन इमिटेबिलिटी, जिसको आप इजीली कॉपी कर सकोगे, वो है कैश एंड कमोडिटी, उसको आप आसानी से कॉपी कर पाएंगे इजीली। आपके पास भी कैश है, मेरे पास भी कमोडिटी है, इजीली कैन बी कॉपीड। देन जो कॉपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि मेरी कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मास प्रोडक्शन, economies of production, economies of scale, mass production and all those things। तो ये चीज जो है वो काफी मैटर करती है। इट कैन बी इमिटेटेड अप टू सर्टेन एक्सटेंट, इट कैन बी इमिटेटेड। वेरी गुड, आ जाओ। We are having recorded classroom. Yeah, please. So can be imitated, that can be capacity। आज मेरी कैपेसिटी जो है 500 मेट्रिक टन की, तो वो आपकी भी हो सकती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क प्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। देन डिफिकल्ट टू इमिटेट, मेरी जो ब्रांड लॉयल्टी है, मेरा जो एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन है, मेरी मार्केट में जो रेपुटेशन है मेरे फेयरनेस के लिए, दैट कैन नॉट बी इमिटेड, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आज रोल्स रॉयस की जो ब्रांड है, वो चाहे कोई भी अरबपति आ जाए, मल्टी बिलियनर आ जाए, वो बोलेगा कि नहीं मैं इनसे भी बढ़िया ब्रांड बना के दिखाऊंगा, तो शायद ब्रांड भी बन जाएगी, बट जो लोगों की लॉयल्टी रोल्स रॉयस के लिए है, वो उसके लिए बनने में 3-4 डिकेड्स तो आराम से लग जाएंगे। So this is really very tough to copy. Then cannot be copied like patent, unique location, unique assets, it cannot be copied. तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज जो है वो काफी वैल्यूएबल, जिसकी वजह से कंपनी को कंपीटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा एंड कंपनी जो है वो मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बड़ा प्लेयर बन के रह सकेगी एंड सक्सेस जो है उसको मिलती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द This is all about the what makes your resources valuable.
So these are the points that makes your resources valuable: competitive superiority, scarcity, and inimitability, isolating mechanisms, and all. Now moving to the next one, that are these points: competencies, distinctive competencies, core competencies, competitive advantages, and sustainable competitive advantages. These are the points that we are going to study in today's session, and in the next session we'll go with the Michael Porter's value chain analysis. We have done with the Michael Porter's 5 force model. Now in this model we'll go with the Michael Porter's value chain analysis. So let's start with the competencies. First we'll complete these points and then we'll move to the value chain analysis in the next lecture. Now the competencies, what we can say precisely, the competencies are skills, things you can do, acquired through work experience, life experience, or study, or you can say from the training. आज आप में से किसी को स्विमिंग आता था, जब बॉर्न हुए तो स्विमिंग नहीं आता होगा, बट वी हैव लर्नड इट. आपको गुजराती आती थी, आपको इंग्लिश आती थी, आपको संस्कृत आती थी, धीरे धीरे हमने सीखा, हमने लाइफ एक्सपीरियंस किए, वर्क एक्सपीरियंस किया, स्टडी किया, ट्रेनिंग लिया, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो धीरे धीरे वी कैन से दैट यस, आज मेरे अंदर सभी प्रकार के स्किल है, बट उसको शार्पन करना पड़ता है. सभी के पास अलग अलग प्रकार के स्किल है. जैसे कि आपने महाभारत देखा होगा, तो भीम जो गदा चलाने में एक्सपर्ट था, अर्जुन जो तीर में एक्सपर्ट था. तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्किल होती है. कॉम्पिटेंसी इक्वल टू स्किल, जिसको आप कहीं से भी सीख सकते हो. बट कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब आपकी शार्पन की गई हुई स्किल के ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको मार्केट में से एडवांटेजेस मिल सके. आज जैसे कि यहाँ से कोई बंदा MBA पास आउट करके मार्केट में गया, HDFC कंपनी में वो जॉब पे रह गए, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब उसको मिल गई. अब उसको कंपनी क्या करेगी, सेल्स के लिए ट्रेन करेगी. उसके अंदर स्किल है, बट वो स्किल को वो शार्पन करेगी. उसको ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि फैकल्टीज को भी देते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए भी स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन ग्रुप है. तो वहां पे जो भी स्किल जिस किसी भी फील्ड के हिसाब से जरूरी है, वो स्किल उसको एनहांस करने में, शार्पन करने में उसको ट्रेनिंग देंगे, और लेटर ऑन वो स्किल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कोर कॉम्पिटेंसीज में. एंड वो कोर कॉम्पिटेंसीज की वजह से वो बंदा जो है मार्केट में काफी आगे बढ़ेगा, एंड उसको काफी सारे एडवांटेजेस जो है वो मिलेंगे. सो कॉम्पिटेंसीज मतलब बेसिक स्किल जो हम सभी के पास होती है, जो हम धीरे धीरे सीखते हैं. एंड कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब कैपेबिलिटीज टू यूटिलाइज दो स्किल्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस. आप जैसे कि आज वो बंदा गया, सेल्स की ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद वो सेल्स का बादशाह बन गया, तो वो कोर कॉम्पिटेंसी हो गई उसकी, एक्स फैक्टर हो गया उसका, वो कैलिबर हो गया कि भाई सेल्स इक्वल टू संतोष नायर, मोटिवेशनल इक्वल टू विवेक बिंद्रा, स्पिरिचुअल मतलब टू जोएल ऑस्टिन. अलग अलग नाम हो गए मार्केट में. इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब मुकेश धीरूभाई अंबानी. सो ये सब जो है वो धीरे धीरे आपकी कॉम्पिटेंसीज को कन्वर्ट करेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज में. एंड कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो मार्केट में से आपको काफी सारे एडवांटेजेस दिलाएंगी, जिसकी वजह से आपकी कंपनी या तो आप जो है वो मार्केट में ग्रो कर सको. So core competencies are capabilities that serves as a source of competitive advantages for a firm over its rivals. It's all about competition. आज आपका राइवल अगर आपसे आगे निकल जाएगा, then you have to think twice. तो राइवल को आगे ना निकलने दे और आप अपना पोजीशन मेंटेन कर सको, इसलिए आपकी कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, कॉम्पिटेंसीज को कोर कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट किया जाएगा. एंड इम्पोर्टेंट स्पेशल कैपेबिलिटी और एक्सपर्टाइज, जैसे कि कोई एक बंदा सेल्स में एक्सपर्ट है, सीए बन गया तो वो बंदा अकाउंट में एक्सपर्ट है. तो दिस इज हाउ an important special capability or expertise, especially that of a business, affording it sustainable competitive advantages. जो बिजनेस के लिए जो स्किल जरूरी है, जैसे कि अगर आपको पायलट बनना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, and that is much needed. Without training you cannot explore your competencies. Core competencies are what give a firm one or more competitive advantages in creating and delivering value to its customer in its chosen field. आपका फील्ड है मार्केटिंग, आपका फील्ड है HR, आपका फील्ड है प्रोडक्शन, आपका फील्ड है IT. तो आज
कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि 9 या 10 साल की एज में कोडिंग कर रहे हैं, तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज है जिसको एक्सप्लोर करेंगे, किसी भी कंपनी के साथ काम करेंगे तो कंपनी को और बच्चे को दोनों को फायदा मिलेगा. सो कोर कॉम्पिटेंसीज आर the things that you are utilizing to give better satisfaction to your customers in a very precise manner. It also called core capabilities or distinctive competencies. Now, core competencies fulfill 3 criteria. It provides consumer benefits, consumer और customers, दोनों आप यहाँ पे consider कर सकते हो. It provides consumer benefits, consumer को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा. आज आदर पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन बनाई तो जिसका फायदा कंज्यूमर को हुआ. आज आप देखो कि चाइना की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इतनी क्यों चल रही है, क्योंकि वो लोग हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर रहे हैं. आप देखो वो कैसी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई ड्रेनेज है वो ब्लॉकेज हो गया तो इतना एक लंबा पाइप जैसा है उसमें ऐसे करेंगे तो सब कचरा उसमें आ जाएगा. वेरी सिंपल प्रोडक्ट देखोगे, वेरी सिंपल है, बट वो ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल. एंड वो सोचने का दिमाग उन लोगों के पास है जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज है, जिसकी वजह से वो आज पूरे वर्ल्ड में आगे है. सो कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो कंज्यूमर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी. इट इज नॉट इजी फॉर कंपटीटर्स टू इमिटेट. जो आपके कंपटीटर्स है उसको आसानी से कॉपी भी नहीं कर पाएंगे. एंड इट कैन बी लिवरेज्ड वाइडली अक्रॉस मेनी प्रोडक्ट्स एंड मेनी मार्केट्स, जिसका इस्तेमाल आप इंडिया में भी कर सकते हो, गुजरात में भी कर सकते हो, महाराष्ट्र में भी कर सकते हो, नेपाल में भी कर सकते हो, भूटान में भी कर सकते हो, श्रीलंका में भी कर सकते हो, यूएसए में भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज है. जैसे कि बजाज का नया जो बाइक है डोमिनार 400 अक्रॉस 70 कंट्रीज में वो सेल हो रहा है क्योंकि वो बढ़िया बनाया उन लोगों ने. सो दिस इज हाउ द कोर कॉम्पिटेंसीज विल हेल्प यू टू बी ऑन द टॉप. नाउ सस्टेनेबल competitive advantages. Now, sustainable competitive advantage is the focal point of your corporate strategy. Now, if we talk about the corporate strategy, उसमें आएगा mergers, acquisitions, joint ventures, diversification and many more. ये सब corporate level strategy का ही भाग है. आज आपका बिजनेस जो है वो गुजरात में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. जैसे कि बालाजी वेफर्स की बात करें, बालाजी वेफर्स गुजरात में बढ़िया कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बढ़िया कर रहे हैं, एमपी में भी आ गई, राजस्थान में भी आ गई. धीरे धीरे पैन इंडिया लेवल पे बालाजी वेफर्स आ गई. नाउ उसका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल लेवल. वेरी ट्रू. जब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंशन करेंगे तो उसको कंसीडर किया जाएगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉर्म्स होंगे, अलग अलग कंपनीज के साथ उसको टाई अप करना पड़ेगा, अलग अलग कंपनीज को टेक ओवर करना पड़ेगा, किसी के साथ मे भी उसको मर्ज भी होना पड़े, जैसे कि वोडाफोन आइडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आपको यूएसए में एंट्री लेनी है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हो, वहां की कोई कंपनी है उसके साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा. इंडिया में भी ऐसा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में सभी कंपनी जो है दो होगी एक्सेप्ट LIC, HDFC लाइफ, HDFC यहाँ की कंपनी है, स्टैंडर्ड लाइफ जो है दूसरी कंपनी है, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI इंडिया की है, प्रूडेंशियल बाहर की है, भारती एक्सा, भारती घर की है, एक्सा जो है बाहर की है. सो अलग अलग इस हिसाब से आपको टाई अप भी करना पड़ सकता है. सो दैट्स व्हाई जब आप ये स्टेज पे आ जाओगे तब आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी वो होगी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी. एंड आप वो स्टेज में कभी आ पाएंगे जब आपके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होंगे. ऐसे एडवांटेजेस जो आपको काफी टाइम से मिल रहे हैं और जो आपके कंपटीटर्स के पास नहीं है, जैसे कि बालाजी एंड लेस. बालाजी के पास है, लेस के पास नहीं है. दैट मैटर्स. हाँ, बॉडी के पास 80 करोड़ रुपीस में वो सेल हुआ था. It allows the maintenance and improvement of your enterprise competitive position in the market. आपकी मार्केट पोजीशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मतलब आप आगे आ जाओगे, आप मूवर्स एंड शेकर्स बन जाओगे, एंड लेटर ऑन इट माइट बी पॉसिबल कि आप मार्केट लीडर भी बन जाओ. It is an advantage that enables business to survive against its competition over a longer period of time.
देन 4 क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेजेस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था जब पहली पीपीटी में हमने स्टडी किया था, तभी वहीं पर हमने ये देख लिया था। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। Now the next we have 5 criteria of sustainable competitive advantages. The first one is unique. आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वो यूनिक होने चाहिए, तभी आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए। आपके पास जो रिसोर्सेज है या तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, मतलब कोई उसको आसानी से कॉपी ना कर सके, ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई उसको आसानी से कॉपी कर लेगा then it's of no use. Then superior to the competition, आप ऐसा नहीं है कि आप प्राइस वॉर में चले जाओ, आपकी कंपनी प्राइस वॉर में चली जाए, आप 10 में बेच रहे हो, मैं 9.5 में बेचूंगा, कोई तीसरा आकर 9 में बेचेगा, नहीं। हेल्दी कंपटीशन यू कैन गो फॉर द प्रोडक्ट इनोवेशन, बट सेम टाइम मेक श्योर कि आप मार्केट में जो कंपटीशन है उनसे थोड़ा ऊपर ही रहे, सुपीरियर टू द कंपटीशन। अगर एक बार आप कंपटीशन में इंडल्ज हो गए तो उसमें से बाहर निकलना टफ हो जाएगा, क्योंकि एक बार जैसे कि पार्ले जी जो है वो हमको मालूम है 4-5 रुपए में पार्ले जी बिस्किट बेच रहा है। अब वही पार्ले जी अगर इवन दो उसको वहां पे कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रही है तो भी वो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसका एक वो सेट हो गया कि भाई लो कॉस्ट लीडरशिप है। अगर उसको मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करने तो उसको डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना पड़ेगा, तभी वो एक्स्ट्रा चार्ज कर पाएंगे। जैसे कि हार्ले हाइड एंड सीक आता है एंड मेनी मोर थिंग्स, पार्ले जी का ये बट वो अलग है, तो वहां पे वो हाई चार्ज ले सकते हैं, प्रीमियम चार्ज ले सकते हैं। सो सुपीरियर टू द कंपटीशन। देन सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मेरे पास है और कल मेरे पास नहीं है, कल किसी तीसरे के पास है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट मस्ट बी sustainable for the longer term of period and applicable to the multiple situations. मल्टीपल सिचुएशन में वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोरोना के टाइम में मेरा बिजनेस नहीं चला। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोरोना की वजह से 2 सेक्टर जो है वो मुंह के बल गिर गए, एक तो एविएशन सेक्टर और दूसरा आप बोल सकते हो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का। दोनों सेक्टर जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी आप बोल सकते हो। तो ये जो सेक्टर है वो मुंह के बल गिर गए, क्योंकि सभी लोग था, एविएशन भी लोग, टूर्स भी लोग, ट्रैवलिंग भी लोग, होटल्स भी लोग, सब लोग था। बट फिर भी आज अगर आप देखेंगे मेक माई ट्रिप वो अभी भी है मार्केट में, ट्रिवागो अभी भी है, गो आईबीबो अभी भी है, ताज होटल और यू कैन से ताज ग्रुप ऑफ होटल्स अभी भी है, ट्राइडेंट, ओबेरॉय, रेडिसन ब्लू, लीला, डब्ल्यू, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो फॉर्च्यून अभी भी मार्केट में है इन स्पाइट ऑफ दिस मच लॉकडाउन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यस, उसके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो किसी भी सिचुएशन में उसको हेल्प करेगा। दूसरा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि रिलायंस है, उसको लॉकडाउन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका प्रोडक्शन एज इट इज रहा। डी मार्ट, वॉलमार्ट, के मार्ट, ये सब भी उल्टा ये तो काफी आगे बढ़ गए। तो कोई भी सिचुएशन आएगी, आपका बिजनेस अगर वहां पे इजीली सस्टेन एंड सर्वाइव कर पाता है तो भी हम बोल सकते हैं कि भाई यस, आपके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। सो एनी डाउट्स फॉर दिस गाइस? The next we are going to start with the value chain analysis, but it will be there in the next session. So far, any doubts for this? Okay, so we'll show you one video of Make My Trip, how Make My Trip has started and the struggle story of Deep Kalra. Please be online, I'm sharing it. अभी आप लोगों को हैंड्स फ्री लगा लो या पंखा बंद कर दो, और ये निकालना पड़ेगा, ये निकालूंगा तभी इन लोगों को आवाज आएगा। जो ऑनलाइन है तो आप भी ज्वाइन कर लो ना बेटा, ये लास्ट ही आप ज्वाइन कर लो।
Visit our website startupstories.in for more inspirational stories and updates from the startup world. Startup Stories in association with Olook.in. Gone are the days when we had to stand in queues for booking bus or flight tickets or even pre-book hotel rooms of our choice. With the rise in online booking websites, it has not only become convenient for customers to book tickets but also get great discounts on them. However, many companies have entered this space but fail to capitalize and survive in such cutthroat competition. But there was one company which never gave up, held its nerve and grew steadily to eventually become the leader in online ticket booking segment. Well, the company we are talking about today is none other than Make My Trip, and this is the success story of Deep Kalra. The founder and CEO of Make My Trip. Born in Hyderabad, Deep went to St. Stephen's College, Delhi in 1987 to pursue bachelor's in economics, from where he went to IIM Ahmedabad for an MBA degree. After completing his MBA, he took up a banking job at ABN AMRO Bank and was really excited about his first job. But just after 3 years, a sense of incompleteness set in, and he decided that banking was not something that he wanted to do for the rest of his life. And soon, he quit ABN AMRO and took a break for about a year to figure out what to do next. Later in 1995, Deep got a lot of high-paying job offers, but he took a huge risk and joined AMF Bowling, an American company that was hoping to enter the Indian market to set up bowling alleys. However, at that time, hardly any of them back in India were interested to invest in a bowling alley. But Deep put in his blood and sweat visiting places and trying to set up bowling alleys, but the competition was just too tough as they were pitting against big brands like McDonald's, which was making things even more difficult in terms of returns on real estate. In spite of that, Deep managed to open about 200 lanes, and most of them were in small centers. Deep ran the business for 4 years and later decided to quit. He said that it was a great entrepreneurial experience for him, but an equally big financial disaster. Later, he took up a job at GE Capital to head business development. The year was 1999, and if someone was looking to open new avenues, the internet was the obvious answer. And so, Deep met almost all the top players in the Indian internet space and helped GE grow via the internet. Later, after working for a year at GE and with some money saved in his bank, he began to get that entrepreneurial itch yet again. And likewise, he decided to quit GE Capital. Now, Deep was amazed by the power of internet and knew how hard it was to travel in India. Well, entering travel segment was not only because of the need to provide a hassle-free experience, but a clearly thought-out decision. Back in that time, e-commerce was still very alien subject, and travel looked like the right choice to opt for. Mixing the idea with a proper business model, Make My Trip was born in the year 2000. However, for Indians, the venture was too ahead of time, as people were reluctant to using their credit cards online and did not trust non-established brands. But investors and industry experts believed in Deep, and Make My Trip was successful in raising funds. However, after the dot-com bubble, the VCs refused the $1 million in funding commitments. The times were really bad for Deep. He was 31 years old with a wife and a baby, at a time when starting a dot-com website was insane and downright suicidal. But Deep and 2 senior managers bought back their equity in the business and had to reduce their employee strength by literally half. What was even worse was that he, along with his partners, had to let go of their salaries and decided to work without it for the next 18 months. Taking some thoughtful, stern, yet intelligent decisions, Make My Trip turned out to be one of those few companies who managed to survive the dot-com tsunami. And as time passed, the situation got better and their decision turned out to be fruitful as well. Their business now had begun to pick up and was reaching a decent customer base. Well, that is when IRCTC launched their first online business model, which enabled the Indian traveler to purchase railway tickets on the internet. This model of IRCTC was well accepted by the Indian masses and turned out to be a huge hit. Additionally, low-cost carriers had also recently entered the Indian aviation space.
Well, these chain of events opened a whole new level of opportunities for the travel market in India. It was now time for Make My Trip to broaden their portfolio. And although this venture was too ahead of its time for the Indian market, they took a risk anyway. As a first, apart from flight ticketing, Make My Trip began by offering holiday packages and hotel bookings, which was followed by their tie-up with IRCTC's online business model. This move not only increased their presence in railway ticket booking, but also gave the much desired boost the Indian market was looking for. And in a matter of no time, the company started making really good revenues. The demand was so high that 1 out of every 12 domestic flights in India were booked through Make My Trip. Within a year, the company had acquired 200,000 happy customers. As a matter of fact, when the world was in recession in 2008, the company was crossing their 1,000 crore valuation mark. The same year, the company had also recorded profits worth $5 million, with gross revenues being approximately $500 million. Well, soon, the company brought about a lot of additions to their existing profile, be it launching their multi-city flight booking service, adding chauffeur-driven online cab rental services, or creating several travel-related apps for all types of mobile devices. They made sure to leave no table unturned. But the biggest news that came to light was their listing on Nasdaq in August 2010. This also bridged the gap between the foreign investors and Indian businesses, thus opening doors for a pool of foreign investments in India in the IT sector. Additionally, this also boosted the confidence of young entrepreneurs in India, which gave rise to a lot of startups in the future. Well, since then, Make My Trip has majorly focused on expansion and upping the revenue, which has been done through various mediums such as unique marketing strategies, product development, among others. Well, we have heard many a time that real businesses take a lifetime to build, and Deep's journey epitomizes this statement. Ahead of his time or no, Deep is glad that he took the risk when he did. Complete devotion for more than a decade and a laser-sharp focus is what has taken for Make My Trip to reach this stage and scale to this level. Though the company faced their share of problems, they also managed to rise out of it bravely and use these hurdles to expand their reach far beyond their imaginations. Thank you so much, everyone, for suggesting us to do. Done, guys. So today we'll keep up to this only. Any doubts so far? Tomorrow we are going to start value chain analysis given by Michael Porter. Okay, great. So that's it for the day. Thank you so much, guys. Enjoy your day. Take care. Thank you. Sir, so